जितना हम लोग पढ़े थे वहां तक किसी को दिक्कत हो बताइए। चलिए आज हम लोग फिर से एक बार प्रयास करते हैं। विद्युत ऊर्जा कैसे निकालते हैं ये बता रहे थे ना कल। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा निकालने का हमने एक फार्मूला कल बताया था। विद्युत ऊर्जा निकालने का फार्मूला था सीधे सीधे शक्ति निकाल लीजिए और उसमें समय का गुणा कर दीजिए। शक्ति कैसे निकालते हैं? तो शक्ति निकालने के लिए आपको शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा। अगर वोल्टेज में धारा का गुणा कर देंगे तो शक्ति निकल जाएगा P बराबर V इंटू आई। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। अगर विद्युत शक्ति की मात्रक की हम बात करें, शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो विद्युत ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं? शक्ति में समय का गुणा कर देंगे, ऊर्जा निकल जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं वोल्टेज गुणे धारा, विद्युत धारा गुणे समय। समझ में आया यहां तक? यानी चाहे शक्ति डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट समय का गुणा कर देना। अगर शक्ति डायरेक्ट नहीं लिखा है, से लिख देगा ना कि एक विद्युत बल्ब है जो 100 वाट का है, उसको 3 दिन 8-8 घंटे जलाया गया तो कितनी ऊर्जा की खपत हुई। तो अगर सीधे सीधे 100 वाट लिख दिया है, जो भी मतलब शक्ति लिख दिया है, तो आप सीधे शक्ति में समय का गुणा करेंगे, ऊर्जा निकल जाएगी। अगर सीधे शक्ति नहीं लिखा है तो अगर उसमें वोल्टेज लिख दिया है कि एक विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्टेज के सप्लाई पे काम कर रहा है, उसमें से 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो बताइए 5 घंटे में कुल कितना ऊर्जा का खपत होगा? VIT लगा सकते हैं, वोल्टेज गुणे धारा गुणे समय। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी VIT। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक में 2 चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको VI का मान वाट में लिखा है, वाट में, और समय का मात्रक आपने सेकंड में लिख दिया, तो जो मात्रक आएगा ये आएगा जूल में। समझ में आ गया ना? तो फिर शक्ति आपको, एनर्जी किस में लिखना पड़ेगा? एनर्जी आपको जूल में लिखना पड़ेगा कि 540 जूल, जो भी आएगा ना, 840 जूल, 900 जूल, 1000 जूल। लेकिन अगर आपने इसी में 1000 का भाग कर दिया, आपने लिखा वाट गुणे सेकंड के स्थान पे लिख दिया घंटा, और आपने इसमें 1000 का भाग कर दिया, तो ये मात्रक बदल जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि किलोवाट घंटा में बताइए या यूनिट बताइए, तो इसी 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। जैसे मात्रक अलग अलग होता है, ये व्यवहारिक मात्रक है, बिजली का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। फिर वहां आप जूल नहीं बताएंगे। से आपसे पूछेगा बिजली का जो ऊर्जा है उसका व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा किलोवाट घंटा या यूनिट। समझ में आया ना? आप जूल बता देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जूल व्यवहारिक मात्रक नहीं है, जूल एसआई मात्रक है। जैसे हमने कहा था कि जैसे आप कोई भी वस्तु नापने जा रहे हैं, तो आप दवा जब खरीदते हैं तो दवा का मात्रक किस में खरीदते हैं? एमजी में खरीदते हैं, है ना? 50 mg का, 100 mg का, 200 mg, 500 mg। वहां आप किलो नहीं बता सकते कि पैरासीटामॉल 5 किलो का दे दीजिए या 1/5 का दे दीजिए, ऐसे तो है ना? वहां आप एमजी बोलेंगे। अगर वही आप कोई वस्तु खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, तो वहां आप लीटर बताते हैं कि 1 लीटर, आधा लीटर, पौना लीटर, 1.25 लीटर, ऐसे ना वहां लीटर चलता है, जबकि दोनों सही है। अगर वही आप जब रक्तदान करते हैं या किसी कोई बीमार हो जाता है, उसको रक्त की आवश्यकता होती है, तो आदमी कहता है ना कितने यूनिट की आवश्यकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। या जब कोई आदमी अपना रक्त का जांच करवाता है तो रक्त उसके कम रहता है, ज्यादा रहता है, तो आदमी पूछता है कितना यूनिट रक्त है। इसका मतलब वहां लीटर एमएल में नहीं चलता, वो यूनिट में बताते हैं ना कि इतना यूनिट रक्त है, इतना कम है, इतना ज्यादा है।
या इतना यूनिट दान दिए हैं, इतने यूनिट की आवश्यकता है, ये तो होता है ना, तो वहां यूनिट चलता है। वैसे बिजली में क्या चलता है, बिजली में भी यूनिट चलता है। और यूनिट किसको बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा को। तो आपको जो मात्रक लिखना पड़ेगा वो किलोवाट घंटा। अगर सीधे सीधे किलोवाट लिखा है, से कोई हैवी लोड होगा, जैसे हीटर है, आपने लगा दिया कि आपके घर का जो हीटर है वो 1 किलोवाट का है, वाट में आता है ना, 1 किलोवाट का, उसको 3 घंटा जलाया गया, तो फिर 1000 का भाग देंगे? तब नहीं देंगे, क्योंकि सीधे सीधे आपने उसको किलोवाट में ही लिखा है। और अगर किलोवाट में नहीं लिखा है, खाली वाट में लिखा है, तो किलोवाट बनाने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? यानी हम ऐसे कह सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा है, इसमें आपने अगर लिख दिया विद्युत ऊर्जा बराबर, विद्युत ऊर्जा बराबर किलोवाट, किलोवाट यानी शक्ति का मात्रक किलोवाट में लिख दिया, और गुणे घंटा लिख दिया, तो फिर इसी को बोलेंगे 1 किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट होगा तो 1 किलोवाट बोलेंगे 1 यूनिट, 2 किलोवाट आएगा तो 2 यूनिट, तो फिर 1000 का भाग नहीं देना है। लेकिन अगर आपने मात्रक में ऐसे लिख दिया, वाट लिख दिया, गुणे घंटा लिख दिया, तो अब इसको 1 यूनिट नहीं बोलेंगे। अब 1000 का जब भाग देंगे तब इसको बोला जाएगा यूनिट या किलोवाट घंटा। समझ में आ गया ना? किसी को डाउट हो बताइए, लिखिए सवाल। अब इस पर आधारित सवाल एग्जाम में पूछता है, सवाल लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, किलोवाट घंटा भी है, वाट घंटा भी है, वाट सेकंड भी है, और वोल्ट एम्पियर सेकंड भी है। सारे मात्रक उसी के हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मात्रक कौन सा है? या तो किलोवाट घंटा कह सकते हैं या फिर जूल कह सकते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब चलिए सवाल लिखेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। नोट कर लिया ना ये चीज? या सीधे सीधे शब्दों में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा बराबर कैसे निकालेंगे? विद्युत ऊर्जा बराबर आपको लिखना है VIT बटा 1000। तो इसका जो मात्रक आएगा ये किलोवाट घंटा में आएगा या यूनिट में आएगा। लेकिन शर्त है यहां पर, क्या ये V किस में होना चाहिए? जहां V आपका होना चाहिए वोल्टेज में, वोल्ट में। धारा किस में होना चाहिए? धारा यानी I किस में होना चाहिए? एम्पियर में। और T किस में होना चाहिए? समय किस में होना चाहिए? तो T होना चाहिए आपका घंटा में। तो फिर ये वाला फार्मूला सीधे लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो अगर वोल्ट एम्पियर अलग अलग नहीं दिया है तो इसके स्थान पे किस में होना चाहिए? फिर वाट में। मतलब या तो वाट लिखा हो या वोल्ट एम्पियर लिखा हो, दोनों एक ही है। कि हमने बताया भी कि वाट बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है? वोल्टेज गुणे धारा। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसी समय क्वेश्चन बाद में लिखना, एक इसी समय आप विद्युत शक्ति भी पढ़ लीजिए, दोनों का प्रश्न साथ साथ लिखेंगे हम लोग। विद्युत शक्ति अभी लिखे भी थे, वही लिखना है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? शक्ति का फार्मूला क्या होता है? कार्य करने की दर। ये तो शक्ति पढ़े थे ना, जब लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़े थे तो वहां शक्ति बराबर क्या पढ़े थे? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो यहां भी वही है, शक्ति का फार्मूला क्या होगा? कार्य करने की दर। तो यहां कार्य तो हो नहीं रहा, यहाँ जो ऊर्जा है वही तो कार्य है। यानी ऊर्जा के खपत होने की जो दर है वही शक्ति है। ऊर्जा के खपत यानी ऊर्जा कितनी देर में कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है, उसी का जो दर है उसी को बोलते हैं शक्ति। इसका फार्मूला क्या है?
ऊर्जा के खपत होने की दर, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं इसमें, विद्युत ऊर्जा के खपत होने की दर विद्युत शक्ति है। तो कैसे निकाल लेंगे फिर, अगर दर ही है विद्युत ऊर्जा के खपत होने की दर, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर या P बराबर क्या लिख सकते हैं, वी आई टी, ये लिखेंगे ना, वी आई टी बटा टी, दर का मतलब टी से भाग कर देंगे, और जैसे ही आप टी से भाग करेंगे टी से टी कट जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर वी आई, ये तो भी लिखे थे। शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुणे धारा। तो इसका मात्रक क्या आएगा, शक्ति का मात्रक वोल्ट एम्पियर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाट। एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछेगा, अच्छा आप सभी ने ओम का नियम भी पढ़ा है ना, ओम का नियम क्या पढ़े हैं, ओम का नियम सभी लोगों ने पढ़ा है, V बराबर आई आर। तो यहां से जब शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर वी आई, तो V के स्थान पे हम आई आर रख सकते हैं ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर V के स्थान पे रख दें आई आर, यानी V के स्थान पे I इंटू आर इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। इसका मतलब शक्ति का एक फार्मूला कौन सा है, आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरा नियम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि P बराबर वी आई, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर। ओम के नियम से ऐसे भी तो आ सकता है। तो अगर हम आई के स्थान पे रख दें वी बाई आर, तो यहां से क्या आ जाएगा, V इंटू आई के स्थान पे वी बाई आर, तो इंटू वी बाई आर, तो V गुणे V बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, ये भी आएगा ना। इसका मतलब शक्ति का फार्मूला क्या हो गया, P बराबर वी आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, और P बराबर V स्क्वायर बाई आर भी होता है, तीनों फार्मूले उसी के हैं। एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक, शक्ति का सूत्र नहीं है, तो ये बदल बदल के आता है, तो आपको ध्यान रखना है तीनों शक्ति के सूत्र हैं। बहुत रेलवे का सबसे फेवरेट सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का फार्मूला नहीं है, तो ये तीन के तीनों शक्ति के फार्मूले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेन फार्मूला एक है, इसी में ओम का नियम लगा देंगे तो फार्मूला बदल गया है। तो एग्जाम में सवाल लगाते समय हो सकता है वोल्टेज ना दे, धारा दे दे, रेजिस्टेंस दे दे, तो आई स्क्वायर आर लगा देंगे शक्ति निकालने के लिए। हो सकता है धारा ना लिखे, वोल्टेज और प्रतिरोध लिख दे, तो वी स्क्वायर वाई आर निकाल लेंगे, और सीधे सीधे अगर वोल्टेज और धारा लिखेगा तो P बराबर वी आई लगा के सवाल लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल भी बनेगा और थ्योरेटिकल भी बनेगा। शक्ति का मात्रक वाट, या दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, जूल पर सेकंड भी तो कह सकते हैं ना भाई। ये आपका किसका मात्रक है, इसका मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं या वाट कहते हैं, लेकिन जूल पर सेकंड कहां बोलते हैं, जूल पर सेकंड ज्यादातर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में बोलते हैं, समझ में आ गया ना। विद्युत में क्या बोलते हैं, विद्युत में सारे जो उपकरण रहते हैं उनमें वाट लिखा होता है, समझ में, वहां जूल नहीं लिखा रहता, जूल पर सेकंड, वहां मात्र क्या लिखा रहता है, वाट। बल्ब खरीदने जाएंगे 100 वाट का, सेवल खरीदने जाएंगे 5 वाट, 8 वाट, 100, 10 वाट, 20 वाट, जो भी रहता ये लिखा रहता ना। पंखा जाएंगे रहेगा 60 वाट का है, कहने का मतलब जो विद्युत में मात्रक चलता है वो वाट चलता है। सेकंड नहीं बचे, तो ये जूल में भी तो सेकंड शामिल है ना, अभी नहीं कटा है। ये जूल तब आएगा जब बीआईटी लिखा होगा, समय से समय जब कट जाएगा तो यहां जूल कहां बचेगा। जूल का मतलब ही है कि ये बीआईटी पूरा लिखा है। जूल कब होता है, जूल बराबर होता है बीआईटी, तभी तो आएगा ना। इसका मतलब जब ये मात्रक लिखेंगे तब तक ये अभी कटा नहीं है, तब मात्रक आएगा, समझ में आ गया ना। तो जूल पर सेकंड का वो तो अलग है, उसको कैलकुलेशन बाद में कर लिया गया। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड या वाट, ये तो कैलकुलेशन बाद में किया गया है ना, तो कैलकुलेशन में मात्रक थोड़ा कट जाएगा। जैसे हमने आपसे कहीं कहा कि एक जगह लिखा है 100 मीटर, और कोई एक बाइक है वो 100 मीटर
प्रति घंटा की चाल से चलता है, 100 मीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इस 100 से ये 100 कटेगा ना, ये मात्रक थोड़ा कटेगा, मात्रक तो बचवे करेगा ना, खाली मीटर से मीटर कटेगा। तो वही चीज याद है कि VIT में इसको सॉल्व कर लिया गया, टी से टी कट जाएगा तो फिर ऊपर जूले नहीं बचेगा, इसका मतलब मात्रक नहीं काटे हैं, खाली समय से समय काट दिया गया। जैसे जब इसको आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट गुणे धारा कितना है, 3 एम्पियर की धारा है, गुणे समय कितना है, 5 सेकंड है, लिख सकते हैं ना। कितने समय में, फिर से 5 सेकंड, ऐसे लिख 5 सेकंड। तो हमने ये कहा है कि जब 5 से 5 काटेंगे, बाकी मात्रक नहीं काटना है वहां, तभी तो ऊपर जूल बचेगा ना। अगर आपने सेकंड से सेकंड कट काट दिया तो इसको जूल नहीं कह पाएंगे आप। जूल होने के लिए वोल्टेज गुणे एम्पियर गुणे सेकंड भी तो होना चाहिए, तो उसको आप जूल। क्या हुआ, हाँ कटेगा, वो बात सही है, बात हमारी नहीं समझे। अगर सेकंड से सेकंड काट देंगे तो वोल्ट एम्पियर को फिर जूल नहीं कहेंगे ना। हमने ये कहा कि इसको मत काटिए, मतलब ये सेकंड होगा, ये एम्पियर होगा, ये वोल्ट होगा, तभी तो इसको आप जूल बोलेंगे। हाँ तो अगर, हाँ चलिए, अगर इसको आप काट के खत्म कर देंगे तो फिर ये मात्रक ऐसे नहीं लिखेंगे ना फिर, तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, फिर खाली ये जो मात्रक आएगा ये वोल्ट एम्पियर ही लिखेंगे, फिर जूल नहीं लिख पाएंगे आप। हमने दूसरा मात्रक लिखा है कि मत काटिए, तो ऊपर जूल लिखा जाएगा, नीचे सेकंड लिखा जाएगा। मतलब उसका एक मात्रक हमने और आपको बताने का प्रयास किया है कि वोल्ट एम्पियर तो ही है, ये भी सही है, चाहे आप वोल्ट एम्पियर लिखिए, चाहे वाट लिखिए, या इसी के स्थान पे चाहे आप जूल पर सेकंड लिखिए। तो जब जूल पर सेकंड लिखेंगे इसका मतलब है कि इसको काटा नहीं गया है, तो ऊपर वाला जूल कहलाएगा, नीचे वाला सेकंड कहलाएगा। यानी जूल होने का मतलब है ऊर्जा होना चाहिए ना, तो ऊर्जा तब तक होगा जब VIT होगा। अगर आपने टी को नहीं लिखा है तो फिर वो ऊर्जा नहीं कहलाएगा, फिर वो शक्ति कहलाएगा। समझ में आया ना, किसी को दिक्कत है अब? तो न्यूमेरिकल लगाते समय सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये शक्ति का फार्मूला लिखा है, जूल का नहीं लिखा है। जूल केवल ऊपर लिखा है, ऊपर ऊर्जा लिखा है, नीचे समय लिखा है। तो हमने ये कहा कि आप टी से टी मत काटिए, ताकि ऊपर जूल कहलाए, नीचे समय कहलाए। तो एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड भी है, ये है ना, जूल पर सेकंड भी है, और वोल्ट एम्पियर भी है, और वाट भी है, तीन के तीनों है। जूल पर सेकंड, जैसे हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़े थे ना, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, तो कार्य का मात्रक जूले तो लिखेंगे, समय लिखेंगे। हाँ P बराबर W/T भी लिख सकते हैं, तो W वही तो लिखा है ना, हमने एक लाइन शॉर्ट लिख दिया है। से P बराबर आप W/T भी तो लिख सकते हैं। तो W क्या है, W फिर एनर्जी है, तो एनर्जी का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। लेकिन जब W को आप और खोलेंगे तो फिर से वही तो VIT लिखेंगे, तो वही हमने लिखा है। समझ में आया ना सबको? किसी को यहां तक दिक्कत है बताइए? चलिए अब आपको न्यूमेरिकल लगाना है। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या वाट? 1000 वाट। ये न्यूमेरिकल मान है जो आपको याद होना चाहिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अगर आपसे पूछ ले 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? मेगावाट, MB, ये मान याद कर लेना क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इन मानों का बहुत महत्व है। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, 10 के पावर 6 वाट। जैसे बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो MVA में लिखे होते हैं। जो हम लोग गांव का लगा कौन सा है, KVA में होता है। हमने कहते ना KVA में ट्रांसफार्मर है, 63 KVA का है, 25 KVA का है, जैसे छोटा बड़ा रहता है। तो KVA में ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है, या फिर MVA में होगा। KVA का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर लिखा है, MVA का मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर लिखा है, इसका मतलब वो हैवी पावर है, वहां 10 के पावर 6 लिखा है। एक शक्ति का मात्रक और होता है अश्व शक्ति, ये भी होता है ना शक्ति का मात्रक, अश्व शक्ति।
अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है। तो आप बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। इसको हम लिखते हैं एक एचपी बराबर 746 वाट। क्योंकि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक हार्स पावर भी है। से भी आदमी ट्रैक्टर लाता है तो हार्स पावर में बताता है कितने हार्स पावर का है, ये ना हार्स पावर भी आता है। बड़े बड़े जो मोटर आते हैं वहां भी कहते हैं कितने हार्स पावर का है। तो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक हार्स पावर में। हार्स का नाम भी उसी घोड़े वाले से पड़ा है। इसका मतलब एक घोड़े के बराबर 746 वाट की शक्ति है। समझ में आ गया ना? घोड़ा के बाद बहुत शक्ति माना जाता है। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं दोनों का, शक्ति का और ऊर्जा का एक साथ। लिखिए सवाल। बिल्कुल नॉर्मल सवाल एग्जाम में आता है, बिल्कुल आसान आसान सवाल, केवल फार्मूला पे रख देंगे उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, एक विद्युत बल्ब 230 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, यदि उसमें 2 एम्पियर की धारा बहती है तो शक्ति की गणना कीजिए। विद्युत शक्ति होता है। बल्ब कितने वाट का है ये आपको बता देना है। एक विद्युत बल्ब है जो 230 वोल्ट की सप्लाई पे काम कर रहा है, उसमें से 2 एम्पियर की धारा बहती है, तो उसकी शक्ति कितनी है बता लेंगे ना सभी लोग। P बराबर कितना होता है? V इंटू आई। V का मान 230, I का मान 2, तो 460 वाट। क्लियर है ना सबका? 460 वाट का वो विद्युत बल्ब है। लगा लेंगे सब। अगला सवाल लिखिए। एक विद्युत बल्ब 100 वाट का है। लिखिए दूसरा सवाल। एक विद्युत बल्ब 100 वाट का है, यदि उसे 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो बल्ब में बहने वाली धारा बताइए। विद्युत धारा बताइए। एक विद्युत बल्ब 100 वाट का है, यदि उसे 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो बल्ब में बहने वाली धारा कितनी?
0. आ जाएगा ना सबका। एक विद्युत बल्ब 100 वाट का है, उसे 220-30 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो विद्युत बल्ब में बहने वाली धारा, तो P बराबर कितना होता है, V इंटू आई। तो I बराबर कितना हो जाएगा, P बाई V। पावर कितना है 100 वाट, वोल्टेज कितना है 230। काट देंगे इसको, 10/23, 10 में 23 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0.434 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे जो हम लोगों के घर में बल्ब जलता है उसमें लगभग आधे एम्पियर की धारा आती है, अगर 100 वाट का बल्ब होगा तो। अगर जो सेफेल जलाते हैं, राड जलाते हैं, इसमें बहुत कम वाट की धारा, बहुत कम एम्पियर की धारा होगी, तभी धारा तो भावे करेगा ना। जो ये फार्मूला लिखते हैं ना, ये डीसी के लिए लिखा जाता है। जो लोग हम अपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं जनरली सब डीसी वाले फार्मूले हैं। एसी वाले फार्मूले में P बराबर वी आई cos थीटा होता है। एक प्रकार से जो ओम का नियम या P बराबर वी आर, ये सब फार्मूले लिखे ना, सब डीसी के सर्किट पे काम करता है। एसी का जो फार्मूला होता है वो P बराबर वी आई cos थीटा होता है, क्योंकि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, एसी सप्लाई में जो थीटा का मान होता है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर का मान कभी धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक होता है, शून्य भी होता है। जो रेजिस्टिव लोड होता है उसमें पावर फैक्टर शून्य होता है, कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर का मान धनात्मक होता है, निगेटिव मतलब 1 से ज्यादा होता है। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर शून्य होता है, कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर का मान 1 से ज्यादा होता है, इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर का मान 1 से कम होता है, लगभग 0.8 0.7 रहता है। क्या हुआ, हाँ, जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 तक होता है। फेज डिफरेंस का मतलब जो तीनों फेज चलते हैं उनमें जो फेज डिफरेंस हो सकता है वो लगभग 180 अंश तक हुआ होता है। अगर सिंगल फेज है तो 90 अंश पे रहता है, तो वो अलग चीज है। तो ये चीज आप जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना, ये फिर सिर्फ इंजीनियरिंग में या फिर ITI में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। एसी सप्लाई जो हम लोग अपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं वो जनरली सब डीसी फार्मूले पढ़ते हैं, एसी नहीं पढ़ते। क्योंकि अब हमने पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। पावर फैक्टर का मान होता है कि वोल्टेज कभी कभी करंट से आगे चलता है या फिर पीछे चलता है या बराबर चलता है। तो जब वोल्टेज और करंट का मान समान चलता है तो उस समय पावर फैक्टर शून्य होता है। अगर वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, करंट पीछे पीछे चल रहा है, तो पावर फैक्टर का मान कहते हैं 1 से ज्यादा है। अगर वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है, इसका मतलब पावर फैक्टर का मान 1 से कम है। तो जब रेजिस्टिव लोड होता है, जो रजिस्टर पढ़े थे आर, ए वाला सर्किट, इसमें करंट और वोल्टेज समान चलते हैं, मतलब एक ही फेज में चलेंगे, बराबर चलेंगे, एक समय पर एक जगह। लेकिन जो हमने कैपेसिटर पढ़ा था इसमें करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है। जो हमने इंडक्टर लोड पढ़ा था इसमें वोल्टेज पीछे चलता है, करंट आगे चलता है। समझ में आ गया ना। तो अब वो चीजें हम लोगों के यहां पर नहीं पढ़ना है, इसलिए जितने फार्मूले पढ़ते हैं P बराबर वी आई, तो ये डीसी वाला ही पढ़ते हैं। क्योंकि जो एसी सप्लाई होता है उसमें cos थीटा भी लिखा होगा और उसमें पावर फैक्टर कितना है ये सवाल में लिखा रहता है। इसीलिए अभी एक सवाल बनता है ना, अभी हमने क्या कहा था आपसे कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग किसमें होता है, KVA में होता है। ये तो बोले है ना हमने, VA का मतलब वोल्ट एम्पियर में होता है, कि आप हटा भी दीजिए, इसका मतलब वोल्ट एम्पियर में होगा, इसको आप वाट नहीं कह सकते अब यहाँ एसी सप्लाई में। क्योंकि वोल्ट एम्पियर को यहां हमने कहा है कि ये वाट ही लिखा है ना, तो ये गहरी बात है, क्योंकि यहां पर cos थीटा भी होगा। समझ में आ गया ना। और थीटा का मान बदलेगा, लोड बदलने से थीटा का मान बदल जाएगा। इंडक्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर 1 से कम, कैपेसिटिव लोड 1 से ज्यादा, रेजिस्टिव लोड तो शून्य। तो जो यहां मान लगाते हैं, समझ में आ गया ना, उसमें पावर फैक्टर हम लोग नहीं लेते हैं। इसका मतलब यहां रेजिस्टिव लोड मान के सवाल लगाया जा रहा है। सारे लोड कौन से लगा रहे हैं, रेजिस्टिव लोड मान के, जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटिव की चर्चा नहीं की जा रही है। मतलब एक प्रकार से छोटे क्लासों के लिए मान लिया गया कि जितने लोड हम लोग पढ़ रहे हैं सब रेजिस्टिव वाले पढ़ रहे हैं, ये दोनों लोड नहीं पढ़ रहे, इसलिए इसमें cos थीटा का प्रभाव
नहीं पड़ेगा। यानी जिस समय रेजिस्टिव लोड होगा उस समय कास थीटा लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कास शून्य होगा, ये तो बोले ना फेज डिफरेंस शून्य होगा, और कास शून्य का मान कितना होता है? 1 होता है। तो जब इसी में आप 1 का गुणा कर देंगे तो प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए जितने सवाल हम लोग मान के लगा रहे हैं P बराबर VI, वो सब रेजिस्टिव लोड के लिए लगा रहे हैं या डीसी सर्किट के लिए लगा रहे हैं। एसी सर्किट में फेज डिफरेंस होता है। इसीलिए जो कैपेसिटर वाले होते हैं, लाइन काटने के बाद भी खंभों वाले तार पे करंट रहता है। जो पोल वाले तार होते हैं ना, टावर वाले, उसमें लाइट काटने के बाद तुरंत नहीं चढ़ता है कि लाइट कट गया जाके चढ़ जाइए, चढ़ जाएंगे तो भी करंट मार देगा वो। उसमें कैपेसिटिव करंट है। वो कैपेसिटिव करंट का मतलब अभी हमने एक कैपेसिटर पढ़ा था ना, कैपेसिटर क्या करता है? धारा को संग्रहित किए रहता है। लाइट भले से कट गया है लेकिन वो तार चार्ज हो गया है, कैपेसिटर बनाया है। जैसे चढ़ेंगे 66 kV 132 kV है, तुरंत आग लगा दे, भर जाएंगे ना भाई। वो 230 वोल्ट होगा कि जैसे झड़केगा डाउन हो जाएगा, उभर जाएंगे वहां उतनी देर में। इसलिए जब लाइन काटने के बाद पहले उस तार को अर्थिंग किया जाता है। पावर हाउस पे ना ऐसे चेन रखा होता है साइकिल वाला, मतलब उसी टाइप का, उसको लग्गी में फंसा के, डंडा से फंसा के या ऐसे मतलब नचा के ना उस तार पे टांग देते हैं। जब अर्थिंग हो जाएगा तब जाके कोई चढ़ के उसको सही करेगा। ऐसे नहीं कि लाइट कट गया चढ़ जाइए। ये गांव वाले में होता है कि प्लग निकाल दिए छू लीजिए, ऐसे तो है ना। आदमी कहेगा लाइट काट दी, एमसीबी गिरा दी है, जाके वहां नहीं होगा कि पावर हाउस से लाइट कट गया तुरंत खंभे पे चढ़ जाएगा। पहले वो अर्थिंग करवाएगा कि अर्थिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं तो उसमें कैपेसिटिव करंट होगा। यानी वो कैपेसिटर बना के तार चार्ज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 ऐसे तार और प्लेट होता है और बीच में इंसुलेशन होता है। तो लाइट में भी तो यही है ना, लाइट में ऐसे 2-3 तार है और बीच में हवा है, तो हवा भी तो इंसुलेशन है, तो वहां भी कैपेसिटर बनाया है। इसका मतलब लाइट कटने का मतलब ये नहीं कि करंट नहीं, उसमें करंट है। क्योंकि यहां पर कैपेसिटर का महत्व, इसलिए तार को इस प्रकार से लगाया गया कि कैपेसिटर बनाए। गांव में कैपेसिटर का महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव की जो सर्किट है वो छोटी छोटी सर्किट है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ज्यादा। जैसे पावर हाउस से मान लीजिए आपके यहाँ 11 kV का लाइट आया, तो आपके गांव का लाइट ज्यादा 2-3 किलोमीटर होगा, पावर हाउस से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतने होगा ना। तो जो तार है इसका भी तो रेजिस्टेंस है, तार का रेजिस्टेंस होता है। जब तार का रेजिस्टेंस होगा तो तार भी तो अपना पावर लॉस करेगा ना। P बराबर क्या पढ़े थे? P बराबर I² R, ये तो पढ़े हैं ना। तो जब रेजिस्टेंस होगा पावर, तार खुद खा जाएगा कुछ लाइट, कि नहीं खा पाएगा? कुछ तो खावे करेगा ना, लेकिन इतना नहीं खा पाएगा कि ये 2-4 किलोमीटर की बात है। लेकिन वही लाइट जब आपके अनपरा से बस्ती आएगा, सही ना, या सोनभद्र से बस्ती आ रहा है, कहने का मतलब जब बड़ी लाइन पे आएगा तो वहां 200-300 किलोमीटर की बात है, तो ये लाइट खा जाएगा, तो वोल्टेज डाउन आएगा आपके यहाँ। जब डाउन आएगा तो आदमी अब प्रतिदिन जाके कंप्लेन करेगा ना कि बिजली का बिल तो पूरा देते हैं लेकिन लाइट स्लो आती है। तो भाई वो अपने घर से थोड़ा बना देगा, वो रास्ते में लाइट खर्च हो गया, तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ क्या करेंगे? इस तार को इस प्रकार से अरेंज कर दिया गया है कि खाने की तो बात छोड़ दीजिए, वोल्टेज बढ़ा के दे देगा। समझ में आ गया ना? तो यहां से भेजेंगे 11 kV, यहां पर आगे मिलेगा 12 kV। कैपेसिटर में यह प्रभाव पड़ता है। मतलब 12 तो एक समझाने के लिए, मतलब इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन 2-4-10 वोल्टेज या तो बढ़ जाएगा या तो लगभग जो डाउन हुआ होगा उसकी पूर्ति कर देगा लगभग में। समझ में आ गया ना? तो कैपेसिटर वोल्टेज को बढ़ा देता है, जबकि इंडक्टर जो होता है वो वोल्टेज को डाउन कर देता है। इसीलिए जैसे ही आप घर पे पंखा उंखा वाला लोड चलाते हैं तुरंत वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो वो अलग सिस्टम है। तो जो एसी में कि डीसी में, तो ये सारे सर्किट सब जनरली आप डीसी मान के ही पढ़ते हैं, सही है ना। एसी में कास्ट थीटा आ जाता है, तो अब वो आपको ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में आया ना सबको? तो P बराबर VI, इसी को बोलते हैं वाट। तो कास्ट थीटा इसमें जब मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा केवल लोड की किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टिव लोड की। इसका मतलब उसमें इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है, तो फिर आप पंखा नहीं चला सकते। पंखा में इंडक्टिव लोड होता है, जितने बाइंडिंग वाले उपकरण हैं सब में इंडक्टिव लोड है। इसका मतलब पंखे की बात नहीं कर रहे हैं, खाली बल्ब वाली बात कर रहे हैं, बल्ब में रेजिस्टिव लोड है। समझ में आ गया ना? जैसे अब सवाल में हम हीटर भी लिखेंगे तो ये आपको मानना पड़ेगा हीटर डीसी वाला है या वो हीटर खाली रेजिस्टिव लोड की बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी गहराई वाली बात है, आपको नॉर्मल सवाल मान के लगाना है
चाहे एसी आए चाहे डीसी आए, P बराबर बी आई। हाँ तो रजिस्टिव ही रहता है ना, हीटर भी रजिस्टिव ही रहता है, लेकिन जैसे पंखा वंखा है ये सब रजिस्टिव नहीं है। जो घूमने वाले उपकरण है वो रजिस्टिव लोड नहीं होते। मतलब जो घूमने वाले उपकरण होंगे वो रजिस्टिव, बिना रजिस्टेंस के तो होगा ही नहीं करेगा, तो रजिस्टिव भी होगा और इंडक्टिव भी होगा, लेकिन मेन रूप से इंडक्टिव कहलाता है, रजिस्टिव नहीं कहलाता, क्योंकि बिना रजिस्टेंस का संभव नहीं है तार। तो उसमें फिर जड़ आता है, प्रतिबाधा। इंटर में सुने होंगे शायद, हाई स्कूल में भी प्रतिबाधा है ना, इंपीडेंस उसको बोलते हैं। उसमें जड़ से लिखते हैं, जड़ बराबर, सुने नहीं प्रतिबाधा का नाम, नहीं सुने हैं? चलिए, तो हम लोग को वहां तक पढ़ना भी नहीं है, है ना। हम लोग को अपना एग्जाम निकाल के नौकरी ले लेना, उसके बाद नॉलेज कोई नहीं पूछेगा। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो P बराबर बी आई, P बराबर बी आई से इसका निकाल लेंगे, इतना एम्पियर का धारा आ जाएगा। एक सवाल और बताना। चलिए, एक सवाल और लगाइए। लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए। एक हीटर जिसका रेटिंग 1000 वाट है, 1000 वाट है, एक हीटर जिसका रेटिंग 1000 वाट है, उसे प्रतिदिन उसे प्रतिदिन 2 घंटा, 1 माह तक 2 घंटा जलाया जाता है, या उसे प्रतिदिन 2 घंटा जलाया जाता है, तो उसके द्वारा 1 माह में कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगा? कौन सा आएगा? काट। साठ यूनिट। आप लोगों को कितना है संजय? ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला VIT बटा 1000, ये था ना। इस बार ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा लिखिए, विद्युत ऊर्जा बराबर VIT बटा 1000। अब VIT क्या है? ये वाट है, तो कितने वाट का है? 1000 वाट का। तो 1000 गुणे समय कितना है? तो 2 घंटा जलता है, लेकिन कितने दिन तक? 1 माह का। मतलब अब आपको देखिए 3 कंफ्यूजन हो सकता है, सर 28 दिन ले कि 29 ले कि 30 ले, 31 ले। तो जनरली सवाल लगाते समय अगर माह लिखा है तो आप फिर 30 मान के लगाइए। समझ में आ गया ना? या फिर सवाल में लिखा होगा कि 1 माह बराबर 31 दिन या 30 दिन, तो कुछ नहीं लिखा तो आप 30 दिन मान के लगा लीजिए। 30 दिन बटा कितना आ जाएगा? 1000, यानी 30 दूना 60 घंटा। हमें जो समय लिखना है वो हमेशा घंटा में लिखना है, तो 30 दिन में क्या घंटा हो जाएगा? 60 घंटा। 30 गुणे 2 इस साल बोल लेंगे, 2 इससे ये कट जाएगा, तो कितना जाएगा? 60 यूनिट। तो चाहे 60 यूनिट कहिए या इसी को आप कहिए 60 किलोवाट घंटा। आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल सकते हैं।